नमस्कार, स्वागत है आपका मनदीप महेंद्र शो में। पिछले दिनों हरियाणा के अंदर जातिगत राजनीति बड़ी चल रही है। आपने देखा कि जो बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष है डॉक्टर अर्चना गुप्ता, उनका बयान एक बार सुन भी लो आप। हाँ जी, पूर्व मुख्यमंत्री है, एक मिनट पहले उनकी बात एक वो कह रहे हैं कि उनको डीएसपी डायरेक्ट भर्ती करना चाहिए जो गोल्ड मेडल। देखिए, मैं एक बात आपको कहना ये चाहती हूँ कि छाछ तो बोले, छालनी भी क्या बोले। ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने एक एक नौकरी को बेचने का काम किया, अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने का काम किया, जो कार्यकर्ता उनके आगे पीछे चक्कर लगाते थे उन लोगों को नौकरी देने का काम किया, एक विशेष वर्ग के लोगों को नौकरी देने का काम किया। ऐसे लोग अगर ना सजेशंस दे तो ही बेटर है। कांच के घर में रहने वाले लोगों को पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। उसके बाद राजनीति शुरू होती है। राव इंद्रजीत एक बयान देते हैं पंजाबी समुदाय को लेकर, वो भी एक बार जरूर सुने। पहला पंजाबी एमएलए किसने बनाया? यहां के लोगों ने, सिर्फ पंजाबी वोट से नहीं जीता। धर्मवीर गाबा नाम था, सब ने मिल करके उसको जिताया। जब जाकर के धर्मवीर गाबा यहां से 4 बार एमएलए बने। यह भी कहना चाहता हूं कि सिर्फ पंजाबियत के ऊपर या सिर्फ इसको राजनीतिक तौर के ऊपर लेने के लिए आप लोगों को, खास तौर पे जो ये कार्यकर्ता के आयोजित करने वाले लोग हैं, उनको सोचना चाहिए कि सिर्फ पंजाबी नाम के ऊपर अगर कोई इलेक्शन लगता है, मदान इंडिपेंडेंटली 48,000 वोट ले गया लेकिन जीता नहीं। आज के दिन हरियाणा के अंदर, खासतौर पे गुड़गांव के अंदर 36 कॉर्पोरेटर्स हैं। 36 कितने पंजाबी हैं? 2। आज गुड़गांव के अंदर आप बुलाएं और गुड़गांव के लोकल वादियों को महत्व बनाते हैं, जिन लोगों ने हमारा एक चीफ मिनिस्टर बनाया है, मेयर, डिप्टी मेयर बनाया, बतौरा बैठा होगा यहां पे कहीं पे। लेकिन आप लोगों ने तो इस तरह से कर लिया जैसे कि आपकी चीफ बना दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया, यहाँ के एमएलए गुड़गांव के अंदर बना दिया। तो भाइयों, मेरा आपसे कहना है कि आप लोग भाजपा पार्टी के साथ रहो, जो आपके माध्यम से ये राजनीति, ये कुत्ता खींचने वाले जनरल साहब आगे। तो ये कंट्रोवर्सी लगातार चल रही थी और अब गोकुल सेतिया ने भी एक बड़ा बयान दिया। गोकुल सेतिया ने फेसबुक पोस्ट पे लिखा है, कभी हमारे पंजाबी समाज को, कभी हमारे जाट समाज को घुमा फिरा के टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के नेताओं द्वारा। कितना जहर इनके मन में है, इसे साफ पता चलता है। जात बिरादरी छोड़ो, प्रदेश की तरक्की के लिए कार्य करो। ये फेसबुक पोस्ट आज आई है। और डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने जो बयान दिया था विशेष जाति को लेकर, उसके बाद उन्होंने सफाई दी और कहा कि मैं भी तो जाटों की बेटी हूँ। तो उसके बाद इनेलो से नेता अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि अगर जाटों की बेटी है तो फिर गुप्ता क्यों लगा रही है नाम के पीछे? जाट समाज की बेटी हूँ मैं, बदनाम करना बंद करें इस समाज को। गुप्ता क्यों लिखती है? फिर जाट लिख ले। जाटों की बेटी है तो लिख जाट। मुझे कोई पूछे कि अभय सिंह कौन है, मैं खुल के कहता हूँ कि मेरा जन्म जाट के घर में हुआ। तो आज बातचीत में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र सिंह है और पूरी खलबली मची हुई है हरियाणा की राजनीति के अंदर। तो गोकुल सेतिया के बयान के बाद एक बड़ा बवाल हो रहा है। इस वीडियो को जरूर देखें और बातचीत शुरू करते हैं। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद मनदीप जी। सर, हरियाणा में पिछले दिनों काफ़ी जात पात की राजनीति सक्रिय हो रही है, होती तो है ही है लेकिन ज़्यादा सक्रिय हो रही है। क्या आप कैसे देखते हैं सर इसको? मनदीप जी, कई पहलू हैं इसके, और सबसे दुखदाई पहलू ये है कि जब पूरे देश में मुद्दा बना हुआ है एजुकेशन सिस्टम का, जब मुद्दा बना हुआ है स्कूलों की व्यवस्था, पेपर लीक का, उस दौर में हरियाणा जात पात की राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। एक पहलू यह है कि देश के जो ठीक ठाक से स्टेट हैं उनमें से एक है हरियाणा। उस प्रदेश की राजनीति में चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ जात पात की बात हो रही है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह बात एक साइड से नहीं, दोनों साइड से हो रही है। और इसकी शुरुआत
सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं, सत्ता में बैठी पार्टी कर रही है। अब अगर जात पात की राजनीति हो ही रही है तो मनदीप जी उसी लिहाज से तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। देखिए, जो सिरसा से विधायक गोकुल सेतिया ने बात कही है, ये एक तरह से मर्म पकड़ लिया उन्होंने। ये जो सियासत पिछले कई दिनों से हरियाणा के भीतर बीजेपी के नेता कर रहे हैं, पहले एक कॉमन सी बात थी, एक आम परसेप्शन ये थी कि भी नून जाट पॉलिटिक्स करती है बीजेपी, भी जाटों के खिलाफ बीजेपी के कुछ नेता बोलते रहते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए, कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, तो वो बीजेपी में नाम कमा लेते हैं। लेकिन अभी जो एक पैटर्न गोकुल सेतिया ने पकड़ा है, इसके ऊपर है ना विपक्ष ध्यान दे रहा है और ना ही हरियाणा की जनता ध्यान दे रही। उन्होंने कहा कि भी पहले जाट समाज और अब पंजाबी समाज को लगातार बीजेपी के नेता निशाना बना रहे हैं। और ये बात और ये काम सबसे पहले मुखर होकर पता है किसने किया? जो आप मान के चलिए कि बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता, सबसे ताकतवर नेता अहिरवाल के राव इंद्रजीत सिंह ने। और देखिए क्या कमाल होता है, जात पात की पॉलिटिक्स क्या होती है मनदीप जी। एक टाइम पर लगातार 2 टर्म इसी जाति से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे। उस टाइम पर पंजाबी समाज के बारे में किसी ने ये नहीं कहा, कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन जैसे ही वो पद से हट गए तो अब राव इंद्रजीत सिंह पार्षद गिनवा रहे हैं इस जाति के, कॉरपोरेटर्स गिनवा के इस जाति को निशाना बना रहे हैं। तो ये उन लोगों को एक तरह से जस्टिफाई करते हैं, एक तरह से राव इंद्रजीत सिंह, जो लोग चाहते हैं कि भी किसी भी जाति का देखिए सीएम बनता है तो उस जाति में एक अलग तरह की खुशी होती है। तो राव इंद्रजीत सिंह के इस बयान से वो लोग जस्टिफाई होते हैं, उन लोगों की जो खुशी है वो उसको जस्टिफिकेशन मिलता है कि भी अगर आपकी जाति से सीएम हो तो बहुत सारे लोगों का मुंह बंद रहता है, आपके समाज को कोई बेवजह निशाना नहीं बना सकता। लेकिन जैसे ही आपके समाज के सीएम पद से बेदखल हो जाते हैं तो फिर आप निशाने पे आ जाते हैं। ये मर्म है और ये एक अच्छा पैटर्न पकड़ा है गोकुल सेतिया ने इस पॉलिटिक्स का। जी, खट्टर साहब करनाल आए हुए थे तो पत्रकारों ने उनसे जब सवाल किया तो उन्होंने कोई जवाब देने से मना कर दिया इस मामले को लेकर। और जैसे ही अब अभय सिंह चौटाला का भी बयान आया है, डॉक्टर अर्चना गुप्ता जब सफाई दे रही थी तो कह रही थी कि मैं भी तो जाट की बेटी हूँ, तो अभय चौटाला ने कहा कि अगर जाट की बेटी है तो फिर पीछे जाट लगाओ नाम के पीछे, आप गुप्ता क्यों लगा रहे हो? तो काफ़ी वायरल हो रहा है आज का ये बयान। हाँ देखो, ये तो सारे ही सारे समाज के बेटे हैं, बेटियां हैं। कोई समाज और खासतौर पे बेटियों को तो हमारे हरियाणा में सभी जातियों की, सभी परिवारों की बेटी तो सभी की बेटी होती है। लेकिन बात यह है कि आपको पता है, और पॉलिटिशियन इतने स्मार्ट होते हैं मनदीप जी, वो कभी कुछ पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं वो किसी जात का, बिरादरी का नाम नहीं लेते, वो ना कुछ उस तरह की बात करते हैं जिसका मतलब वही निकल जाता है। अर्चना गुप्ता जी बहुत अच्छे से समझती हैं हरियाणा के पॉलिटिक्स को। उन्होंने बिल्कुल जाट समाज का कहीं नाम नहीं लिया, बिल्कुल नहीं लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने जिस सवाल के जवाब में ये बात कही उससे लोगों ने अपने आप अंदाजा लगा लिया कि कहना क्या चाह रही थी, किस दिशा में जाना चाह रही थी। क्योंकि ये लाइन बहुत पहले से बिछाई जा चुकी है इस प्रदेश की सियासत में। तो आपको ना ज्यादा सा खुल के बोलने की जरूरत नहीं है, आपने थोड़ा सा इशारा कर दिया तो उतना ही काफी है। लेकिन उन्होंने किसी जाति का नाम नहीं लिया तो निश्चित तौर पर उनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर वो ये कह दे कि मैंने बताओ कहाँ नाम लिया है तो कोई साबित नहीं कर पाएगा। लेकिन पैटर्न जोड़ने की बात है। अब देखिए, अगर वो आगे आके कह रहे हैं कि भी मैं भी जाट समाज की बेटी हूं, तो अभी थोड़े दिनों में पता चल जाएगा कि भी क्या वो अपनी उसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाहती हैं या फिर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भी पॉलिटिक्स खत्म हो गई, उनका पद चला गया, या फिर अभी यहां से जिस पॉलिटिक्स की हरियाणा को जरूरत है कि भी ये जातियों के बीच में, समाज के बीच में बंटवारा बंद करके और बहुत सारी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, आप वो कर सकती हैं। तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि अभी वो अपनी पॉलिटिक्स को किस पैटर्न पे आगे बढ़ाती हैं।
अब देखिए, जाट समाज के बेटे बेटियां तो वो भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो बीजेपी के भीतर हैं, ठीक ठाक पदों के ऊपर हैं, पावर रखते हैं, लेकिन वो हमेशा चुप रहते हैं जब उनके समाज को कई लोग, सत्ता में बैठे हुए लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली निशाना बनाते हैं। तो इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि भी अगर रियल में वो जाट समाज से होती तो क्या वो डिफरेंस क्रिएट कर पाती, और नहीं है तो क्या कर पाएंगी? जो ऑल हैं, एक्चुअल में है जाट समाज के बेटे बेटियां, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कब बीजेपी के कुछ नेताओं की इस पॉलिटिक्स के ऊपर सवाल उठा दिया? उन्होंने कब पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर ऑब्जेक्शन खड़ा कर दिया? बल्कि मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के भीतर जो दूसरी जातियों के नेता है ना, ये नॉन जाट पॉलिटिक्स के ऊपर, वो बल्कि शायद डिफेंस करने के लिए सामने आ जाएं जाट समाज का। जो जाट समाज के नेता है बीजेपी के भीतर, वो कभी नहीं मुखर होके बोलते। जी महेंद्र जी, तो फिर क्या किसका नफा नुकसान है इस बयान, इन जो बयानबाजी चल रही है राजनीति में, किसका नफा नुकसान है इन चीजों? देखिए, सबसे मोटा माटी जो नफा नुकसान है मनदीप जी, वो तो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का। क्योंकि देखिए, आप उनकी आलोचना कीजिए, उनका समर्थन कीजिए, वो चीज़ साइड में है, लेकिन लगभग उन्होंने ये कोशिश ज़रूर की है अब तक की अपनी पॉलिटिक्स से कि उनके ऊपर है ना ये मोहर ना लगे कि भी वो किसी एक जाति को फेवर करते हैं या किसी एक जाति का विरोध करते हैं। उन्होंने इस तरह का कोई बयान भी नहीं दिया, जबकि सबसे पहले तो आगे आके वो दे सकते थे। उन्होंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया। और खुद नायब सिंह सैनी के, अब देखिए उनके ना आवास पे जाइए कभी, आपको बहुत सारे, और मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम वहां पर जाट समाज से जुड़े हुए लोग मिलेंगे, मैक्सिमम। उनका मंत्रिमंडल देखिए, कई मंत्री ऐसे हैं उनकी कोठियों के ऊपर सबसे ज्यादा जाट समाज के लोग मिलेंगे। तो एक है ना इंक्लूजन के भी बीजेपी की तरफ है ना जाट जा रहे थे, और खासतौर पे इन नतीजों के बाद ये देखने को मिल रहा था, क्योंकि चाहे बेशक वो निराशा हो या फिर ये हो कि भाई नहीं, कोई वो पार्टी हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा नहीं कर पा रही, और बहुत सारे लोगों के राजनीतिक तौर पर कई सारे काम होते हैं तो वो भी सत्ता की तरफ जाते हैं। तो ये जो एक तरह से शिफ्ट देखने को मिल रहा था, और वो जो जात पात वाली पॉलिटिक्स है वो कहीं पीछे छूट गई थी, तो उसको वापस कुछ लोग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत ये हो रही है कि वहां पर लाइन बदल दी किसने? राव इंद्रजीत सिंह ने। पहले किसी और दिशा में वो जाति वाली पॉलिटिक्स जा रही थी, पहले निशाना कोई और था, अब निशाने पर कोई और आया है। तो नायब सिंह सैनी की मैं मनदीप जी जो मानता हूं स्थिति आज की तारीख में लगभग ऐसी हो गई है जैसी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो लगभग ऐसी ही स्थिति थी। क्या था कि हमारे हरियाणा में ये चर्चाएं हमेशा चलती हैं कि भाई जो इलेक्शन था 2005 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, तो वो तो भजनलाल के चेहरे पे लड़ा गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को तो पैराशूट कैंडिडेट बनाया गया था, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि उस टाइम पर चेहरे थे कांग्रेस के पास, और कई चेहरे थे। कहीं वीरेंद्र सिंह थे, क्या वो उस टाइम पे सीएम के पद के दावेदार नहीं थे? क्या वो भजनलाल के पीछे उनको सीएम बनाने के लिए काम कर रहे थे? कुमारी सैलजा भी उस टाइम पे चेहरा थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो 2-3 बार शायद चौधरी देवीलाल जैसे मतलब राष्ट्रीय स्तर के नेता को हरा चुके हैं, क्या वो चेहरा ही नहीं थे? जो ओल्ड रोहतक की बेल्ट थी वहां पर कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रहा था, वो उनके साथ में खड़े थे। और राव इंद्रजीत सिंह, वो तो अहिरवाल की लंबे टाइम से पैरवी कर रहे थे कि इस साइड भी मौका मिलना चाहिए। तो कई लोग थे, अलग अलग इलाकों में बहुत सारे दावेदार थे, उम्मीदवार थे। तो इस तरह से चुनाव कांग्रेस का लड़ा गया था। महेंद्र जी, उस समय की अगर बात करें तो उस समय तो फिर ये सारे समर्थन दे रहे थे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, या फिर उस समय भी ऐसी गुटबाजी थी? हाँ, मैं वही बता रहा हूं। क्या हुआ मनदीप जी, जो सिमिलैरिटीज मैं बता रहा था कि भाई क्या सिमिलैरिटीज हैं इस स्थिति में। तो क्या था कि भाई जब सीएम चुनने की बारी आई तो जो ओल्ड रोहतक वाले, जिसमें ये आपका रोहतक, झज्जर, सोनीपत जिले के इलाके आ गए, ओल्ड रोहतक वाले बहुत सारे विधायक हुड्डा के पक्ष में थे। उसके अलावा जो जबरदस्त समर्थन मिला था हुड्डा को, वो कुमारी सैलजा और राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से ही मिला था। तो आप बताइए कि उसके बाद सबसे बड़ा दावेदार कौन हो जाता है? तो क्या हुआ उस टाइम पे,
कुछ टाइम तक कुमारी सैलजा ऐसी स्थिति में थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, उनको सुपर सीएम माना जाता था। जैसे अब खट्टर साहब को माना जाता है। यस, इस तरह की स्थिति थी। और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो संबंध ऐसे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की शादी सैलजा के आवास पे होती थी। आप बताइए कि इतना जो भाईचारा, इतनी मधुर संबंध किसी और पॉलिटिशियन के आपको नहीं मिलेंगे। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं, भाई बहन का था ना सर, राखी बंधवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई बहन का रिश्ता। इवन भाई बहन के रिश्ते में भी ये होता है, ये थोड़ा ही नहीं होता कि भाई अपनी बहन के घर पे जाके अपनी शादी के, अपने परिवार की शादियों का पूरा अरेंजमेंट करे, ये उससे भी आगे का रिश्ता था। उनके आवास पे शादी होती थी। तो मैं बता रहा हूं कि जो लोग है ना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉलिटिक्स और कुमारी सैलजा की पॉलिटिक्स को जाति की नजर से देखते हैं, ये उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला एक किस्सा हो सकता है कि भी इस तरह के उनके संबंध थे। लेकिन पता है क्या हुआ कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, अल्टीमेट पावर उनके पास थी। और ये होता है कि भी शुरुआत में आप जब कोई भी आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करके पूछ पूछ के फैसले लेते हैं। और फिर वो लोग ये मानने लग जाते कि भी ये तो हमारा बनाया हुआ है, मारे कहने तो चलेगा, सब कुछ मार तो पूछ कर करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस आदमी को ये एहसास तो होगा कि भी नहीं, सीएम मैं हूं, अल्टीमेट पावर मेरे पास है, अंतिम फैसले मुझे लेने हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जब हुड्डा साहब इन लोगों की उस प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकले तो वहां से रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई थी। अब मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी के बीच में भी आप मान के चलिए कि टर्म यही है। जैसे उस टाइम पे ये उड़ाई गई और आज तक भी ये खबर है कि भाई नायब वो जो ना सीएम तो चौधरी भजन लाल को बनना था। बिल्कुल। अभी आज हरियाणा के प्रवेश में यह खबर बिल्कुल आम कर दी गई है कि मनोहर लाल खट्टर की पहली पसंद नायब सिंह सैनी थे। क्या सबूत है किसी के पास? क्यों नहीं मनोहर लाल खट्टर की पहली पसंद संजय भाटिया को माना जाए कि संजय भाटिया थे उनकी पहली पसंद? तो क्या है कि लेकिन मनोहर लाल खट्टर इस एहसास में रहे और अभी तक भी हैं। लेकिन धीरे धीरे आप मान के चलिए कि भाई नायब सिंह सैनी को यह एहसास हो रहा है, हुआ है कि भी कलम तो मेरी चलेगी, अल्टीमेट पावर मेरे पास में है। तो इसी वजह से हमने पिछली चर्चा में भी इसका जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ये जो पॉलिटिक्स है ये कैसे चल रही है। इस पॉलिटिक्स में हम अपने आप को कहां एडजस्ट पाएं, हम अपने आप को कहां एडजस्ट करें। क्या होता था कि भी क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह पहले भी तो नाराजगी जाहिर करते थे जब खट्टर साहब थे सीएम, अपनी अलग अलग विषयों को लेके मंच के ऊपर नाराजगी जाहिर कर देते थे। लेकिन उनका उस टाइम पे प्रेशर पड़ता था। प्रेशर इसलिए पड़ता था कि उनको पता था कि पावर सेंटर एक है, अब पावर सेंटर दो बन गए हैं। उनको भी नहीं समझ आ रहा कि भी उनको नजरअंदाज किस तरफ से किया जा रहा है, कौन नजरअंदाज कर रहा है, इसके पीछे का असली खिलाड़ी कौन है। तो अंधे होके तीर चलाए जा रहे हैं। और जब अंधे होके तीर चलाए जाते हैं तो फिर निशाने पे कभी जाट जाति आए या फिर पंजाबी जाति आए, पैटर्न बदल रहा है। अभी जब तक हरियाणा में ये क्लियर नहीं होगा कि भाई सीएम के तौर पर, हरियाणा में बीजेपी के नेता के तौर पर सबसे बड़ा नाम नायब सिंह सैनी है, मनोहर लाल खट्टर और सुपर सीएम टाइप की कोई टर्म नहीं होती है, किसी भी सरकार में नहीं होती है। जब तक ये क्लैरिटी बीजेपी के भीतर, हरियाणा में तमाम लोगों के भीतर नहीं होगी तो आप देखिए कि रायता और फैलेगा। रायता फैलेगा या रुकेगा सर अभी? क्योंकि रोकने की कोशिश कौन कर रहा है और कौन करेगा रोकने की कोशिश? जिनकी जिम्मेदारी है रोकने की वो तो खुद चाह रहे हैं कि फैले, वो तो खुद चाह रहे हैं कि जो भ्रम बना हुआ है वो बना रहे। तो बिल्कुल सर, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। और बड़ा प्यारा किस्सा आपने सुनाया। और आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट के माध्यम से आप भी अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको हमारी बातें कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। धन्यवाद।